हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेदांश के कमरे में वैष्णवी सारी रात मंदिर में ही बैठी वेदांश के लिए प्रार्थना कर रही थी। भले ही वो वेदांश को लेकर अपनी फीलिंग के लिए शो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में वेदांश ने अपनी जगह बना ली थी। वैष्णवी वेदांश के बगल में जाकर बैठ गई। वैष्णवी प्यार से वेदांश का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम कर बोली, वेदू, जल्दी से उठ जाओ, फिर मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कुछ मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं साथ में होती तो तुम पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देती, तुम्हें प्रोटेक्ट करती। मुझे माफ कर दो वेदू। इतना बोल वैष्णवी की आंखें रुहासी सी हो गई और उसे आगे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वैष्णवी वेदांश के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद को ही मान रही थी। वैष्णवी गुस्से से आगे बोली, वेदू, ये जो कोई भी है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम तक पहुंचने से पहले उन्हें मेरा सामना करना होगा। तुम बस देखते जाओ तुम्हारी वैष्णवी उन सब का कैसे बैंड बजाती है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो आखिर तुम्हें नुकसान पहुंचाना क्यों चाहते थे। खैर, इसका तो मैं पता लगा ही लूंगी। लेकिन वेदांश तो गहरी नींद में था, उस तक वैष्णवी की ये बात नहीं पहुंची। वैष्णवी वेदांश का जगने का इंतजार करते करते वेदांश का हाथ पकड़ वही ही सो गई। थोड़ी देर बाद केशवी जी वैष्णवी को खाना खाने के लिए बुलाने आई, लेकिन वैष्णवी को सोता देख वो वहां से चली गई। केशवी जी को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि वैष्णवी को वेदांश की बहुत परवाह जो थी। कुछ घंटों बाद वैष्णवी के फोन की रिंग बजी, जिस वजह से वैष्णवी की आंखें खुल गई। वैष्णवी ने फोन देखा तो स्क्रीन पर राजू नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देख वैष्णवी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। राजू उर्फ राजेंद्र सिंह, जो कि खन्ना कंपनी के बाद देश का दूसरा बड़ा बिजनेसमैन है। इसकी कंपनी का नाम एसएस कंपनी है। राजेंद्र और वैष्णवी कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों की पसंद कॉमन होने के वजह से वह दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो अक्सर साथ में बॉक्सिंग, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, फुटबॉल जैसे खेल में एक दूसरे से मुकाबला करते और दोनों के बीच बड़ा ही तगड़ा कंपटीशन होता। जहां कॉलेज में लड़कियां राजेंद्र का साथ देती, वही लड़के हमेशा वैष्णवी का साथ देते। जब भी कॉलेज में उनके कंपटीशन के बारे में पता चलता, स्टेडियम 1 घंटे पहले ही भर जाता। राजेंद्र और वैष्णवी जितने खेल में अच्छे थे उतने ही पढ़ाई में भी अच्छे थे। चाह खेल हो या पढ़ाई, वैष्णवी हमेशा ही राजेंद्र से आगे ही रहती थी, चाह 1 सेकंड हो या नंबर। और इस वजह से राजेंद्र अक्सर ही वैष्णवी से चिढ़ता भी था। वो चाह कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन वैष्णवी में पता नहीं क्या खूबी थी कि वह हमेशा ही उसे आगे निकल जाती। इसलिए आए दिन ही राजेंद्र वैष्णवी को चुनौती दिया करता। कॉलेज में राजेंद्र और वैष्णवी को आइडियल कपल बोला जाता, क्योंकि दोनों साथ में बड़े ही प्यारे दिखते थे। जहां वैष्णवी लड़कियों में सबसे ज्यादा सुंदर थी, वही राजेंद्र लड़कों में सबसे ज्यादा हैंडसम। सभी को यही लगता था ये दोनों आगे चलकर जरूर शादी करेंगे। खैर, लोगों का कहना और असल जिंदगी में कहानी अलग ही होती है। वैष्णवी ने राजू का कॉल एक ही रिंग में उठा लिया। वैष्णवी कुछ बोल पाती उससे पहले ही उधर से राजू की बुलंद आवाज आई, हेलो बनी, कैसी है? इतने दिन हो गए तूने कॉल नहीं किया। वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, हाय राजू, मैं तो एकदम मस्त हॉट सेक्सी हूँ, पहले जैसे ही। वो थोड़ा बिजी हो गई थी इसलिए कॉल नहीं कर पाई। तू बता कैसा है और इंडिया कब आ रहा है? राजेंद्र जवाब देते हुए बोला, तुझे इतने दिन से देखा नहीं तो मुरझे हुए फूल जैसा हो गया हूँ। मैं तो इंडिया आ गया और तेरे कारनामे भी पढ़ लिए अखबार में। हालांकि नाम नहीं था, लेकिन तेरे अलावा तो कोई नहीं हो सकता। राजेंद्र वैष्णवी की गैंग ब्लैक पैंथर के बारे में पहले से ही जानता था। वैष्णवी जवाब देते हुए बोली, ओहो मेरे मुरझाए हुए फूल, अगर ऐसा है तो मिलने क्यों नहीं आ जाता? तेरी बनी है ही इतनी स्मार्ट कि किसी को भी धूल चटा दे। राजेंद्र वैष्णवी की बात पर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, मेरी बनी है ही सबसे स्मार्ट। चल फिर एक कंपटीशन हो जाए, बाइक रेसिंग का। वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, लेकिन मैं अभी दिल्ली में हूँ और अभी मेरा राजस्थान आने का कोई भी इरादा नहीं है। राजेंद्र जवाब देते हुए बोला, मुझे पता है तू दिल्ली में है, इसलिए मैं भी दिल्ली आ गया और पहुँचते ही सबसे पहले तुझे ही कॉल किया। तो चले स्टेडियम, यहाँ के स्टेडियम भी बहुत अच्छे हैं। वैष्णवी जवाब देते हुए बोली, नहीं,
आज तो मैं नहीं आ सकती, हम रेस कभी और करेंगे। राजेंद्र वैष्णवी की ना सुनकर चौंक गया और हैरानी दिखाते हुए बोला, बनी, तू ठीक तो है ना? क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी तुझे कंपटीशन का बोला है तो दूसरे ही पल कंपटीशन के लिए पहुंच जाती थी, लेकिन आज तू मना कर रही है, क्या कोई सीरियस बात है? वैष्णवी मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोली, राजू मेरे काजू, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मेरे एक खास दोस्त की तबीयत सही नहीं है, इसलिए मुझे उसके पास रहना है। राजेंद्र अपनी भौहें उठाते हुए बोला, ऐसा कौन सा खास दोस्त है? क्या मैं उसे जानता हूँ? वैष्णवी ना में जवाब देते हुए बोला, नहीं, तुम नहीं जानते और ना ही तुम मिले हो अभी तक। राजेंद्र, तुम मिलाओ, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन है जो बनी का इतने कम दिनों में खास बन गया। वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, राजू, तू एक काम क्यों नहीं करता, तू यही मेरे घर आ जा और यही ठहर जा। राजेंद्र खुश होते हुए बोला, हाँ, इस बहाने उसे मिल लूंगा और तेरे साथ भी रहना हो जाएगा। वैष्णवी जवाब देते हुए बोली, ठीक है, फिर जल्दी से आ जा। इतना बोलकर वैष्णवी ने कॉल रख दिया। जैसे ही वेदांश की ओर देखा वह हैरान रह गई। वेदांश बेड पर बैठा उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। वैष्णवी वेदांश को उठा देख खुश हो गई और उसके पास जाकर खुशी से और चिंता से बोली, तुम उठ गए, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम ठीक तो महसूस कर रहे हो ना? वेदांश वैष्णवी की बातें अनसुनी कर गुस्से से बोला, ये राजू मेरा काजू कौन है जिसे तुम इतने हंस हंस कर बात कर रही थी? वैष्णवी वेदांश को यूं जालस देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाई और प्यार से वेदांश का नाक खींचते हुए बोली, मेरे भोले से वेदू, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा सबसे अच्छा नहीं बेस्ट से भी बेस्ट दोस्त है। वेदांश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, अच्छा, बेस्ट दोस्त है सिर्फ? सच में? कभी बताया तो नहीं मुझे? वैष्णवी जवाब देते हुए बोली, वो हमारी कभी इस बारे में बात भी तो नहीं हुई ना। वो थोड़ी ही देर में आ रहा है, तब मैं उसे तुमसे मिलवा दूंगी। वैष्णवी को अपने दोस्त का जिक्र इतने मुस्कुराते हुए करके देख वेदांश को बहुत ही ज्यादा जेलसी महसूस हो रही थी। वेदांश मुंह बनाते हुए बोला, मुझे कोई भी राजू काजू ताजू से नहीं मिलना। वैष्णवी वेदांश के इस बचकाने से बिहेवियर पर मुस्कुरा दी और वेदांश को यूं देखकर वैष्णवी को उस पर बहुत ही प्यार आ रहा था। वह वेदांश के करीब जाकर उसके गालों पर किस कर देती है। अचानक से गाल पर किस से वेदांश हैरान रह गया और साथ ही उसके गाल शर्म से हल्के गुलाबी हो गए। वेदांश का गुस्सा मानो हवा में कहीं उड़ गया। वेदांश के हल्के गुलाबी गाल देख वैष्णवी मुस्कुरा दी, लेकिन उसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खन्ना मैंशन के लिविंग हॉल में चाची जी की मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो जाने के वजह से वो चाचा जी के साथ अपने मायके के लिए निकल गई। अब हॉल में सिर्फ केशवी जी, कौशल जी और प्रणव जी ही थे। तीनों के बीच एक अलग सी खामोशी छाई हुई थी। केशवी जी खामोशी को तोड़ते हुए बोली, चंदू के जाने के बाद आप कितने दुबले हो गए हैं। प्रणव जी के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई, वो आज भी उसे बहुत याद करते थे। वो केशवी जी को जवाब देते हुए बोले, चंदू के जाने के बाद अगर वैष्णवी नहीं होती तो मैं कब का उसके साथ इस दुनिया को छोड़ देता, लेकिन मेरे सर पर वैष्णवी की जिम्मेदारी जो थी तो मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकता था। केशवी जी प्रणव को दिलासा देते हुए बोली, अकेले पिता का छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा करना इतना आसान काम भी नहीं है, लेकिन प्रणव आपने बेखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वैष्णवी बेहद ही समझदार लड़की है, साथ ही होशियार भी। कौशल जी केशवी जी को प्रणव का नाम प्यार से लेते देख उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो बीच में बोले, हाँ हाँ, इसमें तारीफ करने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं भी होता तो वैष्णवी जैसी प्यारी बच्ची को अकेले ही बड़ा कर सकता था। प्रणव जी मुस्कुराते हुए बोले, तू अभी तक नहीं सुधरा ना? पता नहीं तुझे मेरे से क्या दिक्कत है जो मेरी हर बात पर चिढ़ता रहता है। केशवी जी हंसते हुए बोली, प्रणव इनको छोड़ो, इनको तो ऐसे ही मुंह फुलाने की आदत है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी। कौशल जी गुस्से से अपनी पत्नी को घूर रहे थे और मन में बोले, ये मेरी पत्नी होके मेरी इसके सामने इंसल्ट कैसे कर सकती है। प्रणव जी सवाल भरी नजरों से केशवी जी को देखते हुए बोले, कौन सी बात केशु? कौशल जी बीच में बात काटते हुए गुस्से से बोले, इसका नाम केशु नहीं केशवी है। लेकिन केशवी जी अपने पति को चुप कराते हुए बोली, आप चुप करिए।
प्रणव, आप मुझे आज भी केशु बोल सकते हो। चंदू भी तो यही बोलती थी मुझे प्यार से। मैं बोल रही थी आप आज भी उतने ही जवान दिखते हो जितने पहले थे, और एक इनको देखो, जवान दिखने के लिए बाल भी काले करवाने पड़ते हैं। कौशल जी गुस्से से केशवी जी को देखते हुए बोले, अच्छा, पर जो भी है इसी के साथ ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर, और कोई ऑप्शन नहीं। केशवी जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ जी, हम जानते हैं, आपको ही झेलना है। ऐसे ही वो लोग एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रहे थे। थोड़ी देर बाद केशवी जी थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, ये बात वेदांश और वैष्णवी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ राज राज ही रहे तभी अच्छा होता है। इसके खुलासे हम सबकी जिंदगी में हंगामा भी खड़ा कर सकते हैं। प्रणव जी सहमति जताते हुए बोले, हाँ सही कहा आपने। वैष्णवी ने भी पूछा था हमसे कि हम आप सबको जानते हैं या नहीं, तो मैंने ये बोलकर बात टाल दिया कि आप मेरे कोई दूर के रिश्तेदार हैं और मैं मुश्किल से एक मिला था। केशवी जी ये सुनकर थोड़ा हैरान और परेशान दोनों हो गई और प्रणव जी से सवाल करते हुए बोली, उसे कहीं शक तो नहीं हो गया ना? प्रणव जी जवाब देते हुए बोले, नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं हुआ उसे। मैंने बड़े ही सफाई के साथ बात को छुपा लिया था। केशवी जी प्रणव जी से कुछ बातों का पता भी लगाना चाहती थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से, इसलिए वो बात को गोल घुमाने की कोशिश करते हुए बोली, प्रणव एक बात तो बताओ यार। प्रणव हाँ में सर हिलाते हुए बोले, हाँ केशु पूछो ना। केशवी जी अपनी बात को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करते हुए बोली, चंदू की मौत के बाद उसकी गैंग का क्या हुआ? मतलब कि चंदू ही उनको गाइड करती थी और उनको पैसे देती थी। चंदू के मौत के बाद तो वो सारे बेसहारा हो गए होंगे। प्रणव जी को केशवी जी की बातें कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन वो इतना गौर नहीं करते और जवाब देते हुए बोले, तुम्हें तो पता है मुझे अंडरवर्ल्ड के नाम से कितनी नफरत है, लेकिन चंदू की खुशी के वजह से मैंने कभी उसे गैंग चलाने के लिए मना नहीं किया। मुझे उसके गैंग के बारे में कभी दिलचस्पी रही ही नहीं, तो मैंने चंदू के मौत के बाद कभी उनके बारे में जानने को कोशिश ही नहीं की। शायद वो लोग भी गैंग छोड़कर कोई अच्छा काम कर रहे होंगे और अपना गुजारा कर रहे होंगे। वैसे भी उनकी गैंग के पास इतना पैसा तो था कि वो लोग 15 सालों तक आराम से घर बैठे खाना खा सके। केशवी जी मन में खुद से बात करते हुए बोली, चलो ये तो सही हुआ, इनको गैंग के बारे में कुछ नहीं पता। केशवी जी प्रणव की बात का जवाब देते हुए बोली, हाँ जानती हूँ, तुम्हें गैंग से कितनी ज्यादा नफरत है। अब तो शायद उनकी गैंग बिखर गई होगी, वो लोग अंडरवर्ल्ड छोड़कर कुछ अच्छा काम करने लग गए हो। तभी एक बूढ़ा नौकर वहां पर आया और अपना सर झुकाकर बोला, प्रणव सर, वैष्णवी बिटिया ने बोला है कि वेदांश सर को उठ गए हैं और आप सबको वही ऊपर आने को बोला है। इतना बोलकर वो बूढ़ा नौकर वहां से चला गया। अपने बेटे के उठने की खबर सुनकर केशवी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उनके चेहरे से समझ आ रहा था कि वो अपने बेटे से कितना ज्यादा प्यार करती है। आखिर केशवी जी, प्रणव जी किस राज की बात कर रहे थे? क्या ये चंद्रकला जी से जुड़ा है? आखिर केशवी जी उस गैंग के बारे में क्यों पता लगाना चाहती थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।